नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ अपना एमपी में स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। नरसिंहपुर में दुर्घटना हुई है, जहां नेशनल हाईवे पर टैंकर धू धू कर जलने लगा। ज्वलनशील पदार्थ से भरे एक टैंकर में आग लग गई थी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। दरअसल करेली से नरसिंहपुर के लिए यह टैंकर जा रहा था और हादसा हुआ रास्ते में। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखाते चले। देखिए किस तरह से ये दरअसल पेट्रोलियम पदार्थ लेकर जा रहे टैंकर में आग लगी और धू धू कर जलते इस टैंकर से काला स्याह धुआं उठता हुआ दूर से ही दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें ब्लास्ट भी हो सकता था, लेकिन समय रहते यहां फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर भेजा गया और ब्लास्ट होने से बचा। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर भेजा गया। नरसिंहपुर में दुर्घटना हुई नेशनल हाईवे पर, जहां टैंकर जो कि ज्वलनशील पदार्थ यानी पेट्रोलियम पदार्थ लेकर जा रहा था और इस पर पेट्रोलियम कंपनी का लोगो भी लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोलियम पदार्थ, इसमें डीजल था या पेट्रोल था या पेट्रोलियम था, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ था ये जरूर कहा जा सकता है। ईंधन से संबंधित कोई पदार्थ इसमें था। और हमारे सहयोगी आशीष जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। आशीष, कैसे आग लगी थी और क्या स्थिति और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी आशीष जी, ये NH 44 का हादसा है। पिछले 15 से 20 दिन में हम देख रहे हैं तीसरी बार टैंकर में हादसा हुआ है। NH 44 तो टायर में आग लगी है। ये बड़ा हादसा होते होते बचा है कि टैंकर तक आग नहीं पहुंच पाई। अभी जो मैंने जानकारी जब बताई है, सूत्रों का कहना है कि 1000 लीटर करीब इसमें डीजल था, 4000 लीटर करीब पेट्रोल था। तो ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। सामने RTO का दफ्तर बना हुआ है NH 44 का। तो ऐसे में यदि टैंकर फटता या ब्लास्ट होता तो बड़ा नुकसान और बड़ी हानि हो सकती थी। लेकिन समय रहते नरसिंहपुर की दमकल गाड़ियां आ गई, पुलिस कोतवाली की पुलिस आई और पानी को ये बचा लिया गया है टैंकर को। और बड़ा हादसा होने से ही बचा। लेकिन ये हादसे हाईवे पे लगातार पिछले 15-20 दिन से लगातार हो रहे हैं और टैंकर के साथ हो रहे हैं। ये समझ से पर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है और राहत की बात यह है कि गनीमत रहेगी, कोई हताहत नहीं हुआ और समय रहते इससे काबू पा लिया गया। ये एक राहत की बात कही जा सकती है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे बड़वानी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ हत्या का आरोपी दरअसल जेल ले जाते वक्त यह फरार हो गया और केंद्रीय जेल बड़वानी से तीसरी बार छूटा था पैरोल पर। पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में इसे पेश किया था। कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें बड़वानी से यह पूरा मामला सामने आया, जहां पुलिस की गिरफ्त से ही हत्या का आरोपी भाग निकला और यहां पर सवाल उठ रहे हैं पुलिस की व्यवस्था पर। केंद्रीय जेल बड़वानी से तीसरी बार छूटा था यह पैरोल पर और पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में इसे पेश किया था। कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तीसरी बार यह छूटा था। और पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पंकज, क्या इस पर आरोप थे और पुलिस क्या कर रही है अभी इसे दोबारा पकड़ने के लिए? जी बिल्कुल, ये चूंकि अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर का मामला था और वहां पर इसने पड़ोसी से जमीन विवाद के चलते जो है पूरे परिवार ने मिलकर पड़ोसी की हत्या की थी। और उसी मामले में आरोपी सहित उसका पूरा परिवार जो है जेल में बंद था। और लेकिन ये जो है तीसरी बार पेरोल पर इसको छोड़ा गया था और उसी के बाद जो है जब मियाद पूरी होने के बाद यह आरोपी लौटा नहीं, तो केंद्रीय जेल के द्वारा कोतवाली थाना बड़वानी पर सूचना दी गई थी, जहां कोतवाली पुलिस के द्वारा इस आरोपी को खोजबीन कर वापस से गिरफ्तार किया था और न्यायालय में पेश किया था। जिसके बाद न्यायालय के द्वारा इसका जेल वारंट बनाया गया था, जेल भेजा गया था। और उसी दरमियान जो है 2 आरक्षकों के साथ इसे जेल पर भेजा गया था। वहां पर जो जेल में दाखिल करने की कार्रवाई वो की जा रही थी। उसी दरमियान जो है पेशाब करने जाने की बात कहकर जो है आरोपी बाथरूम में गया और वहां की दीवार फांद कर जो है वहां से फरार हो गया है। आशीष, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। अपने वन लाइनर्स के लिए मशहूर नरोत्तम मिश्रा अपने एक बयान को लेकर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उनका न केवल वीडियो वायरल हो रहा है, बल्कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ इस पर मोर्चा भी खोल दिया है। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। दतिया के विकास की गाथा गा रहे नरोत्तम मिश्रा ने जो कुछ अपने ही सांसद को लेकर कहा, वो विवादों में आ गया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं के बीच डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा
दतिया में अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। इस बीच हेमा मालिनी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। नरोत्तम मिश्रा के बयान ने कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। कांग्रेस ने इस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ा है। ये जो है 24 घंटे सवेरे से लेकर शाम तक भारतीय संस्कृति, संस्कार, सनातन, इसकी चर्चा करने वाले लोग हैं। और इनका असली मामला क्या है कि या तो हीरोइनों की बिकनी देखते हैं, नहीं तो जो है अपनी खुद की सांसद को ये नचवा देते हैं। तो ये नचवाने की संस्कृति कौन सी है? उधर बैकफुट पर खड़ी बीजेपी अब सफाई दे रही है। तो याद है जी किसने कहा था? अरे आप तो जानते हैं, दिग्विजय सिंह ने बोला था और अपनी पार्टी के एक नेता के लिए बोला था, वो भी शायद मध्य प्रदेश से ही थी। उनका मेरा ही नाम था। और दूसरी महिला जो टंचमाल और दूसरा क्या आइटम कमलनाथ जी ने बोला था। तो ये तो मैंने नाम नहीं लिया, मुझे कोई लिहाज नहीं है किसी का। खास तौर पे जो लोग अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं उनके प्रति कोई लिहाज नहीं। अपने फायरी बयानों को लेकर नरोत्तम मिश्रा खूब सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन उनका हेमा मालिनी पर दिया गया बयान आपत्तिजनक है और कांग्रेस इस मुद्दे को उछाल रही है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव में ये मुद्दा न बन पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राम मंदिर को लेकर कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उनका यह कहना था कि राम मंदिर पूरे देश का है। कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी राम मंदिर को अपना ही बताने में जुटी है। वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कमलनाथ के बयान पर उन्हें घेरा और कहा कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था और तब कमलनाथ ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद फिर से बनाने की बात कही, तब भी कमलनाथ ने कुछ नहीं कहा था। देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? क्या बात है, ये चुनावी समय आ गया ना जी। ये तो कमलनाथ जी जैसे लोग तो भूल गए। एक मिनट, जिसमें इन्होंने एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया था कि राम काल्पनिक है और सनातनियों के प्रति क्या क्या बयान आए, तो कांग्रेस चुप थी। और नरसिम्हा राव जी ने कुछ कहा था और मैं आपको अभी उसका एग्जैक्टली बताती हूँ उन्होंने क्या कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे। कमलनाथ जी से इन सब की जरा क्लैरिफिकेशन मांग ले मेरे बिहाफ पे आप। और खबर सीधी से, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी को रामलला के चरणों में नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए। ये लोग श्री राम की काल्पनिक बताते हैं, श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। रामलला बहुत दयालु हैं, वो उन्हें माफ कर देंगे। दिग्विजय सिंह तारीख पूछ रहे थे। अब 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल से जनता का खून चूसने का काम किया है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तो दिग्विजय सिंह जी सुन लो, तारीख भी बता रहे हैं हम। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। आपने तो राम को माना ही नहीं। आपने कोर्ट में आपके कपिल सिब्बल ने हलफनामा दिया है कि राम नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। आपने हलफनामे में कहा है कि रामचरितमानस तो उपन्यास है, उसके प्रति हमारी कोई आस्था नहीं, हनुमान जी होते ही नहीं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी, आपने और आपकी पार्टी ने 70 साल तक इस देश की जनता का खून चूसा है, बहुत पाप किया है। 12 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है रामलला के मंदिर की।
सोनिया जी अपनी सोनिया आंटी और सब लोगों को ले जाना, वहाँ दंडवत कर देना। हम हमारे राम बड़े दयालु हैं, शरणागत जो करता है उसको क्षमा कर देते हैं। तुम्हारे और सोनिया जी के पाप को क्षमा कर देंगे हमारे रामदास दयालु। और बैतूल की आमला सीट पर निशा बांगरे को लेकर बना हुआ सस्पेंस खत्म हो गया। निशा बांगरे अब चुनाव नहीं लड़ेंगी और इससे पहले वो कांग्रेस में जरूर शामिल हो गई हैं, लेकिन चुनाव अभी वे नहीं लड़ने वाली हैं, क्योंकि कमलनाथ ने मंच से इसका ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगी। बैतूल की आमला सीट पर निशा बांगरे अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। इससे पहले वो कांग्रेस में शामिल हुई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और उनकी तारीफ की। साथ ही कहा कि कांग्रेस उनकी सेवाएं भविष्य में लेगी। आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। उधर निशा बांगरे ने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव लड़ना उनका मकसद नहीं है, वो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सेवा करना चाहती हैं। टिकट उद्देश्य, विधायक बनना उद्देश्य या फिर सेवा करना? सेवा करना। देखिए, टिकट उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मैंने जब नौकरी छोड़ी थी उस समय मैंने ये नहीं लिखा था कि मुझे चुनाव लड़ना है इसीलिए मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। मैंने ये लिखा था कि मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों के साथ न्याय नहीं हुआ इसीलिए मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। तो ना टिकट, ना कोई पद, सिर्फ सेवा, देशभक्ति और देश के लिए समर्पित होने का भाव है जिसके कारण मैंने नौकरी छोड़ी थी। आमला सीट पर कांग्रेस ने मनोज मालवीय को टिकट दिया है। हालांकि माना यह जा रहा था कि निशा का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन यह हुआ नहीं। कुल मिलाकर मनोज मालवीय के लिए राहत की खबर है, लेकिन उनकी असल चुनौती तो चुनाव में जीत की है। और छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपना नामांकन पत्र भर दिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय में उन्होंने पर्चा भरा और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है और मतदाता जीत तय करेंगे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने नामांकन भरा और जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नॉमिनेशन फॉर्म उन्होंने प्रस्तुत किया। दरअसल कमलनाथ ने नॉमिनेशन कर दिया और प्रदेश की जनता पर भरोसा जताया है कमलनाथ ने एक बार फिर। और अब जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर जब उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है तो चुनाव में छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के प्रत्याशी होने के बाद अब जनता पर उन्होंने भरोसा करते हुए जीत का दावा किया। मैंने अभी नामांकन भरा है। मुझे पूरा विश्वास छिंदवाड़ा के और मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि वह भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। कितने सीट जीतने का लक्ष्य? मैं शिवराज सिंह जी नहीं हूँ जो ये लक्ष्य बनाता है। ये जीतने की सीटें मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। सर, जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राम भगवान भी काल्पनिक है। देखिए, ये कुछ भी कहें, अंत में मैं कहता हूं मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह ने नॉमिनेशन भरा। जयवर्धन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में पिता दिग्विजय सिंह अपने पोते के साथ शामिल हुए और इससे पहले चाचौड़ा से दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपना नॉमिनेशन भरा। और आपको बता दें कि नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं, क्योंकि दिग्गज अब चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में जो अब सीट्स हैं दिग्विजय सिंह पोते के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हुए थे उन पर अब राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में आज वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और बेटे के बाद पोता भी यहां पर पहुंचा और जयवर्धन सिंह ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कमलनाथ पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे थे कलेक्ट्रेट कार्यालय और दिग्गजों का नॉमिनेशन लगातार जारी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है और किसे नकारती है। बहरहाल नामांकन की प्रक्रिया चल पड़ी है पूरे विश्वास के साथ। सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, सभी को यह लगता है कि वे जीतेंगे।
चुनाव प्रचार में भिंड पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए। वीडी शर्मा ने लाहार, मेहगांव और गोहद विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में उनके साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर उनका हौसला बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया और इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट डालने के लिए भी अपील की। गौरतलब है कि बीजेपी ने लाहार विधानसभा से अमरीश शर्मा, गोहद विधानसभा से लाल सिंह आर्य, मेहगांव विधानसभा से राकेश शुक्ल को मैदान में उतारा है और खुद वीडी शर्मा पहुंचे थे उनके नॉमिनेशन के लिए। जो हमने मध्य प्रदेश के 2003 का बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय का, उसको विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आज ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की संकल्पना के साथ हम मैदान में उतरे हैं। तो हर बूथ पर चुनाव लड़ने का काम भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सजग प्रहरी की भूमिका में है और इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे। बाकी सीटें तो हम जीतते ही हैं, लेकिन इस बार भिंड के अंदर लाहार विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी। ये मैं विश्वास के साथ आज कहता हूं। तो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय का इतिहास बनाएगी और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज तक के इतिहास की सर्वाधिक सीटें विकास और गरीब कल्याण के आधार पर। ये झूठ बोलने वाली ताकतों को लोग पहचान गए हैं। अपराधीकरण, राजनीति के गुंडिज्म को करने वाले लोगों ने पहचाना है। इसलिए इस मध्य प्रदेश के अंदर इस बार इतिहास भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व विधायक सविता दीवान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही। सीधा आपको लिए चलते हैं जहां नरेंद्र सिंह तोमर उन्हें पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। किसी को कोई पूछना तो नहीं है? चलो, बहुत धन्यवाद। भाई साहब और इस परिवार में सब सभी जो नए आज हमारे साथी जुड़ रहे हैं, सबको विनोद जी दुपट्टा पहना गमछे के माध्यम से विनोद जी और जिलाध्यक्ष जी से निवेदन होगा, सभी को गमछे के माध्यम से सबका भाजपा परिवार में स्वागत करें। मेरे साथ चलो जी। एक जो आज इस परिवार में आज बढ़ोतरी हो रही है, उस परिवार में जुड़ने वाले हमारे सारे सदस्य नवनीत राजपूत जी, उमेश कुबले जी, हेमंत मेहरा जी, गजेंद्र जी पटेल, मनीष जी उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस नर्मदापुर, श्रवण सिंह जी ठाकुर संभागीय प्रमुख, प्रकाश ठाकुर जी जिला सचिव किसान कांग्रेस, देवी सिंह जी गुजर ब्लॉक अध्यक्ष, रमजान शाह जी सचिव जिला कांग्रेस, राम बाबू गुजर जी जिला महामंत्री, शंकर सिंह चौहान जी जिला महामंत्री, प्रशांत ठाकुर जी, कमलेश जी, अध्यक्ष जी आप भी करते चलिए, कमलेश जी, वीरेंद्र ठाकुर जी, हेमराज जी मीना, चंद्रमोहन पटेल जी। और सीहोर के शाहगंज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए थे और काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर फूलों की बारिश करने के लिए उनके समर्थकों ने बुलडोजर मंगवाए हुए थे और बुलडोजर के ऊपर चढ़कर समर्थक यहां पुष्प वर्षा कर रहे थे। और इस दौरान ये अजब नजारा देखने को मिला। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर के ऊपर चढ़ करके जो कार्यकर्ता हैं वो फूलों की वर्षा कर रहे थे, अपने नेता का स्वागत कर रहे थे और कई मशीनें भी वहां लगाई गई थी पुष्प वर्षा करने के लिए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पर प्रहार किया और अपनी सरकार की जमकर तारीफ उन्होंने वहां की, अपने काम का बखान किया। सीहोर में पूरे मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बना के दिखाया है और हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य बनाना है। और इसलिए कांग्रेस के लोग तो बहुत परेशान है। रोज गालियां, मैंने कन्याओं की पूजन की, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान नाटक नौटंकी करता है। बताओ, कन्याओं की पूजन नाटक नौटंकी है क्या? ये हमारी भारतीय परंपरा है। वो परेशान है कि ये 1.5 मुट्ठी का इतने साल से मुख्यमंत्री बने बैठा तो रोज मुझे गाली देते रहते हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं है। और यार एक छोटा सिलसिला आगे भी जारी है।
रेडी बॉयज। हमारे